Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This is me, Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher, and today our lecture is about the chapter number 11 of book 1, Reaction Kinetics. So let's move towards the lecture. जी तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे हमारा जो लेक्चर नंबर 27 है रिएक्शन काइनेटिक्स का, उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस दी हैं. हम इसे पढ़ने जा रहे हैं. ये एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. रेट ऑफ रिएक्शन को डील करता है. व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, इसको पढ़ने से पहले हम उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे कि जो डील करती है रेट ऑफ रिएक्शन को, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को और इससे एसोसिएटेड तमाम जो स्टेप्स हैं उनको, कंडीशंस को, फैक्टर्स को. सो व्हाट इज दिस? आप लोग देख सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स, मैंने डेफिनेशन लिखी. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डीलिंग विद द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, नंबर 1. नंबर 2, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. नंबर 3, द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. हमारे पास जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, चाहे वो जिस तरह मर्जी का हो, हम उसकी थर्मोकेमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे, हम उसके फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात नहीं कर रहे, हम उसके रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की बात नहीं कर रहे. भाई कोई भी रिएक्शन जब भी होगा तो उसका मैकेनिज्म क्या होगा, वो कौन से फैक्टर से इफेक्ट होगा और उसकी स्पीड क्या होगी, दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द केमिकल काइनेटिक्स. सो ये डेफिनेशन में से भी एक एमसीक्यू आ सकता है, वो मैंने एग्जांपल भी दिया. आप इन तीनों फैक्टर्स को ज़हन में याद रखिएगा. सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स, हम आगे फैक्टर पे चलते हैं. आप देख सकते हैं मैंने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन. व्हाट इज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन? हमारे पास सर्टेन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स हैं. रिएक्शन होता है, चाहे स्लो होता है चाहे फास्ट होता है, एक थोड़े टाइम के बाद एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स बनती हैं. अब रेट या स्पीड क्या है कि कितनी देर में कितने रिएक्टेंट्स कितनी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए, दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. फर्ज किया, ये मिसाल देखने सिंपल मैंने जस्टिफाई किया. डेल्टा सी इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन. अच्छा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. हमारे पास दो रिएक्टिंग यूनिट हैं, A plus B, they are going to form C plus D product. Just assume, just imagine certain amount of just imagine 100 molecules A reactant के थे, 100 molecules B reactant के थे, और एक 10 सेकेंड के बाद जब हमने नोटिफाई किया रिएक्शन स्टार्ट होने के, तो हमने देखा कि 30 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर चुके हैं और रिमेनिंग 70 हैं. अब 30 मॉलिक्यूल्स ने रिएक्ट किया विद इन 10 सेकेंड. 30 over 10, this will be the rate of the chemical reaction. Simple description of a simple rate of a chemical reaction is rate change in the concentration of the reactants divided by a certain time limit change. हमारे पास डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी बेसिक्स हैं. इसके यूनिट्स आप जानते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट होते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब और टाइम के यूनिट होते हैं सेकंड. तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड इसके यूनिट्स आ जाते हैं. सिंपल क्वेश्चन है, एंड इन एंट्रेंस टेस्ट एनीथिंग कुड बी आस्क्ड. हम इसको आंसर करने की कैपेबिलिटी रखेंगे. जब हम इसका पता होगा, हम रिवाइज करेंगे, तो हमें इस छोटी सी चीज़ को, जो कि बड़ी अहम चीज़ है, याद रखना है. आगे इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट, मैंने दो तरह के रेट लिखे हैं. व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस रेट? एक खास टाइम मोमेंट पे क्या रेट है. फर्ज किया मैं इंस्टेंटेनियस रेट की बात करता हूं, तो किसी भी एक टाइम इंटरवल में जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिसको मैंने क्लिक किया, उस टाइम पर रेट क्या है उस रिएक्शन का, दैट इज कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. ओके, एंड व्हाट इज एवरेज रेट? हमारे पास दो स्टैंडर्ड्स मेजर करते हैं कि भाई 10 सेकंड पहले और 10 सेकंड बाद. तो 10 सेकंड बाद और 10 सेकंड पहले, इन दोनों के दरमियान में जो 10 सेकंड आएंगे, द टाइम लिमिट 0 सेकंड एंड 10 सेकंड, दरमियान वाले जो 10 सेकंड है, दैट इज अ टाइम लिमिट जिसमें हमारे पास 0 सेकंड पे कॉन्सेंट्रेशन थी, लेट्स इमेजिन C1, और 10 सेकंड बाद C2 कॉन्सेंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की. अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एवरेज रेट को प्रेजेंट करेगा. दो टाइम इंटरवल्स के दरमियान में हमारे पास रेट ऑफ द चेंज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स जो आएगा, दैट इज द एवरेज रेट. तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, एवरेज रेट क्या होता है, ये मैंने जस्टिफाई करने की कोशिश की. और एंट्रेंस टेस्ट है, इसमें मैंने बड़ा एक अहम पॉइंट क्लिक किया. माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो स्टार्ट में चूंकि इफेक्टिव कोलिजन्स होते हैं, वी अंडरस्टैंड कि हमारे पास जब भी कोई इफेक्टिव कोलिजन होता है तभी हमारे पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन सामने आता है, तभी रिएक्शन होता है ना. एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी अचीव करते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे. हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है. अब शुरू में जब हमारे पास नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा हैं,
नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं तो उनके इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा हैं और वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं ज़्यादा स्पीड से। तो इन द स्टार्ट हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस रेट है, अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्शन के स्टार्ट में कैलकुलेट करूं और मैं इंस्टेंटेनियस रेट रिएक्शन के एंड में कैलकुलेट करूं, तो हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करते हैं कि जो स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन होता है उस वक्त स्पीड ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होती है, रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता जाता है। तो ये पॉइंट को ज़हन में रखते हुए मैंने लिखा इंस्टेंटेनियस रेट इज ऑलवेज इन द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन ग्रेटर देन द एवरेज रेट। और अगर हमारे पास एक टाइम पास ऑन हो जाए और अगर मैं टाइम लिमिट को अप्रोच कर दूं डेल्टा टी जीरो यानी मिनिमम टाइम डिफरेंस की बात करूं, तो फिर एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट में कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि टाइम इंटरवल शॉर्टन कर दिया है। मतलब आप एक तरह से इंस्टेंट के पास पहुंच गए हैं, तो फिर जो इंस्टेंटेनियस रेट होगा वही एवरेज रेट होगा। लेकिन इन द स्टार्ट ऑफ अ रिएक्शन अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट ले रहे हैं और फिर टाइम इंटरवल के बाद में आप एक एवरेज रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो याद रखें इन द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट हमेशा ज्यादा होगा एवरेज रेट से। और अगर इन द एंड ऑफ द रिएक्शन में जाऊं तो मैं इसको उलट कर दूंगा, क्योंकि इन द एंड ऑफ द रिएक्शन में जानता हूं कि मेरे पास प्रोडक्ट्स बहुत बन चुकी हैं, अब रिएक्टेंट्स में इतनी कॉन्सेंट्रेशन बाकी नहीं है, उनके इफेक्टिव कोलिजन इस तरह नहीं चल रहे, तो हमारे पास एवरेज रेट ज्यादा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट से। ये तमाम फैक्टर्स इनको ज़हन में रखने, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब इस बातों को जस्टिफाई तो करते हैं, ये मैंने लिख दिया है रेट डिक्रीजेस विद द टाइम फैक्टर इंक्रीमेंट, ये सारी बातें मैंने एक्सप्लेन की। अब एक वर्ड देख रहे हैं, मैंने एक्सेप्शनल केस लिखा। किस चीज़ की एक्सेप्शन? मैंने अभी आपको बताया था कि भाई हमारे पास विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करता है। हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, ऑटोकैटालिसिस एंड द एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम पढ़ेंगे, लेकिन चूंकि मैंने रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात की इसलिए इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करना जरूरी था। ऑटोकैटालिसिस एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो रिएक्टेंट्स मिलकर एक ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि खुद एज अ कैटलिस्ट काम करती है। मतलब आप कैटलिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, और जितना ज्यादा कैटलिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। ऑटोकैटालिसिस समझ में आ गया। मैंने अभी एक लाइन बोली कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, सिवाय ऑटोकैटालिसिस के, क्योंकि ऑटोकैटालिसिस में हमारे पास कैटालिस्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है। सिर्फ वो रिएक्शन ऐसा होगा जिसमें विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। सो इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। इन तमाम डिबेट्स को एक छोटे से एमसीक्यू से जस्टिफाई करने की कोशिश की आपके सामने। मैंने लिखा द केमिकल किनेटिक्स डील्स विद, मैंने ये जो डेफिनेशन ऑफ द केमिकल किनेटिक्स है उसको फिक्सिंग करने की कोशिश की है। एंट्रेंस का एमसीक्यू है, पूछा गया है, आपके सामने है। उसने कहा किससे डील्स करती हैं? रेट ऑफ द रिएक्शन पे, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ द रेट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन पे, ये ऑल ऑफ दीज। तो आंसर इज डेफिनेटली केमिकल किनेटिक्स इज डीलिंग विद ऑल ऑफ देम। तो ये रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, केमिकल किनेटिक्स किन किन चीज़ों को डील करती है, इन तमाम चीज़ों को हमने समझा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि वहां पे हमारे लिए क्या इंफॉर्मेशन है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं रेट लॉ की। गुड-बग्स-वैग लॉ, रेट लॉ, व्हाट इज दिस? हमारे पास जब भी रिएक्शन होता है, दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं, प्रोडक्ट बनती है। अब इसको हम रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन के सिनेरियो में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो कहता है रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स। अब यहाँ पे कुछ चीजों को जानना जरूरी है। हम पहले भी लेक्चर में इसकी डिस्क्रिप्शन डेफिनेटली पढ़ चुके होंगे। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव मैसेज? हमारे पास रिएक्टेंट का वो मैस जो रिएक्शन कर रहा है, जो इफेक्टिव कोलिजन कर रहा है। लेट्स इमेजिन इफ आई एम टेकिंग 100 ग्राम ऑफ अ रिएक्टेंट और उसमें मेरे पास इफेक्टिव कोलिजन जस्ट 50 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट कर रहा है, तो एक्टिव मैस इज 50 ग्राम, नॉट 100 ग्राम। अब हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। कौन से रिएक्टेंट्स? जिनकी एक्टिव मैसेज इन्वॉल्व हो रही हैं। सो सी द डेफिनेशन, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट्स। और यहां पे मैंने कुछ चीजों को मार्च करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, तो आप नॉर्मली पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 मोल रिएक्टेंट ए के कर दिए और 1 मोल मैंने रिएक्टेंट बी का किया है। सो इसका जब मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है तो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट लगा दिया। आगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिखी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी लिखी, लेकिन आप देख सकते हैं कि ए की कॉन्सेंट्रेशन जब मैंने लिखी तो जो नंबर ऑफ मोल्स थे रिएक्टेंट ए के, दैट बिकम द एक्सपोनेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए।
गॉट इट? हमारे पास रिएक्टेंट्स के बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे दे बिकम द एक्सपोनेंट ऑफ द कंसंट्रेशन फैक्टर। ओके, जैसे कि ये, तो आपने इसको भी रिप्रेजेंट करना है और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिटेल आएगी, अभी मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। सो दैट वाज अ रेट लॉ विच इज अ वेरी सिंपल रेट लॉ दैट वाज इन फ्रंट ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड। अब स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, यहां पे मैंने इसका इंट्रो दिया है, जरूरी है क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट में एमसीक्यू आता है। व्हाट इज स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट और व्हाट इज वेलोसिटी कांस्टेंट, एक ही चीज का नाम है भाई। ये वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है, ये वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है जब हमारे पास ए और बी कॉन्सेंट्रेशन, ये जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी हो जाए, 1 हो जाए, फैक्टर 1 आ जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर रेट ऑफ रिएक्शन वही होगा जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी। क्लियर है? सो दैट इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिटी, यानी 1 फैक्टर। ये भी आपके एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, बनाया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा, लेकिन इसके साथ आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। ऑफ कोर्स भाई, मैं यहां पे जितने मर्जी रिएक्टेंट लिख लूं, मैं जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लिख लूं, डज नॉट मैटर, यूनिटी है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट तो यूनिटी है, तो मैं फैक्टर 1 ही लिखूंगा, फैक्टर 1 का मैं स्क्वायर ले लूं, जो मर्जी कर लूं, दैट इज ऑलवेज 1, दैट इज अनअफेक्टेड। तो ये चीजें भी आपने याद रखनी है। दीज वर बेसिकली अबाउट द डेफिनेशंस एंड द क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इन द एंट्रेंस टेस्ट एमसीक्यूज, सो यू मस्ट कीप इन माइंड ऑल दैट डाटा। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी, इसको जानने के बाद हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की बात करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा सिक्वेंशियल, एंट्रेंस टेस्ट में इससे रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी, इसकी डेफिनेशन से लेके, इसके यूनिट से लेके, इसके अंदर आने वाली वेरिएशन से लेके, इसके स्यूडो या ट्रूथी होने के हवाले से कुछ भी पूछा जाएगा। मिसाल के तौर पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। मसलन ऊपर मिसाल पे चलते हैं जी, इस डेफिनेशन को भी देखें। मैंने कहा कि सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, ये मैंने एक रिएक्शन लिखा है आपके सामने, लेट सपोज, तो इसके एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 + 1 = 3, ओके, 1 + 1 = 2, ओके। बट व्हाट इफ इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आपकी बुक में एग्जांपल है, जैसे आपके पास फेरिक क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन है, आपके पास 2 मोल फेरिक क्लोराइड के हैं और आपके पास 6 मोल्स पोटेशियम आयोडाइड के हैं, तो क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म 6 + 2 8 होगी, तो क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 8 होगा? हरगिज नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक कन्वेंशनल डेफिनेशन है इसकी। हमारे पास जो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हवाले से, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन देयर, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से थ्योरेटिकल डाटा नहीं है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अब सुनते जाए मेरे पॉइंट्स। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आई हैव अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अभी मैंने बोला कि मेरे पास एक रिएक्टेंट के 2 मोल्स हैं, दूसरे रिएक्टेंट के 6 मोल्स हैं और ये दोनों मिलके 8 बन रहे हैं। इजंट इट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू? हाउ कैन यू से कि 8 ऑर्डर नहीं हो सकता भाई? इसलिए कि मैक्सिमम डायमेंशंस कितनी है माय डियर स्टूडेंट्स? 3 के मैक्सिमम इन 3 डायमेंशन से ही 3 मॉलिक्यूल आके एट अ सर्टेन टाइम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कोलाइड कर सकते हैं। यस, तो मैक्सिमम वैल्यू इज द पॉसिबिलिटी ऑफ द ओनली 3। सो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम 3rd ऑर्डर होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 ऑर्डर हो सकता है। यस, अभी बताता हूं। ऐसा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ना करे, 0 हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस फ्रैक्शंस में हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप क्लोरीनेशन करते हैं मीथेन की क्लोरीनेशन कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो एक फ्री रेडिकल आता है क्लोरीन का हाफ मॉलिक्यूल, रेट में इन्वॉल्व है, इफेक्टिव कोलिजन में पार्ट है आधा मॉलिक्यूल, और 1 मोल ऑफ मीथेन से टकराता है। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल कोलिजन वैल्यू? 1.5। फ्रैक्शंस में हो सकता है, ठीक है। It can never be more than 3, ठीक है। It can be 0, it can be in fractions and it is obtained by the kinetic studies के हमारे पास जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में इनफैक्ट जो इफेक्टिव कोलिजन हो रहा होता है उस वक्त कितने पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व हैं, दैट इज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। गॉट इट? तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि एमसीक्यूज की फॉर्म में आपसे पूछे जाएंगे। मैंने आप लोगों के लिए इनको एलैबोरेट कर दिया है, मेंशन कर दिया है, अलहदा कर दिया है और एक्सप्लेन कर दिया सो दैट यू कैन आंसर दैट। अब इधर देखें, अब मैं डिफाइन कर रहा हूं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस को। 0 ऑर्डर रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। क्या मतलब? कैसा रिएक्शन जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड नहीं करता? हाँ, मसलन मिसाल के तौर पे
खूबसूरत दरख्त है, उनके सब्ज पत्ते हैं, उन सब्ज पत्तों में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है, रात का वक्त है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है, सनलाइट नहीं है, रिएक्टेंट्स मौजूद हैं, रिएक्शन नहीं हो रहा, रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन नहीं है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, हमारे पास फोटोसिंथेसिस होनी है, उसके लिए रिएक्टेंट का होना इतना मायने नहीं रखता। ऑफ कोर्स रिएक्टेंट होगा तो रिएक्शन होगा, लेकिन सिर्फ रिएक्टेंट का होना मैटर नहीं करता। जो रिएक्शन है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर, द कंडीशंस के कैटलिस्ट होगा। वैसे तो कैटलिस्ट कैन स्पीड अप द रिएक्शन, कैटलिस्ट इनिशिएट नहीं करते। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, आपने ये कभी भी नहीं बोलना कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होने वाला जो रिएक्शन है दैट इज जीरो ऑर्डर। भी कैटलिस्ट का काम रिएक्शन को स्टार्ट करना नहीं होता, स्पीड अप करना होता है, ठीक है। रिएजेंट की एब्सेंस में, हाँ, जो रिएजेंट डिपेंडेंट है, जो उसके बगैर नहीं होते, उसमें हम ये बात कह सकते हैं कि दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन। इनके यूनिट्स पूछे जाएंगे। इनका अगर हम रेट का यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखें, ठीक है, इस फैक्टर में, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिखे, तो हमारे पास जो यूनिट आते हैं दैट इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट्स हमारे पास ये आते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास मिसाल मैंने दे दी कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं हमारे पास, जो रिएजेंट बेस्ड रिएक्शंस हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस हो गया, लाइक हमारे पास फ्री रेडिकल इनिशियल जो रिएक्शंस होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, टर्मिनेशन के लिए होमोलिटिक क्लीवेज रिक्वायर्ड होती है। जब तक फ्री रेडिकल नहीं बनेगा रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वेरी सिंपल, द रेट डिपेंड ओनली अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट। मेरे पास, ठीक है, एक रिएक्शन हो रहा है, उसमें मेरे पास माइट पॉसिबल एक से ज्यादा रिएक्टेंट इन्वॉल्व हों। अभी तो मैं अगर बहुत सिंपल की बात करूं, जैसे रेडियो एक्टिव डिके की बात करूं, फर्स्ट ऑर्डर किनेटिक्स की बात करूं, एक ही कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है, ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर ज्यादा होंगे, लेकिन जो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन है, इनफैक्ट जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, इनफैक्ट जो कि स्लोएस्ट स्टेप है, उसमें जो मेरे पास एक्चुअल फिगर आ रही है जितने रिएक्टेंट्स की, दैट इज द इनफैक्ट रिएक्शन डिपेंडेंट, ठीक है। और उसमें अगर मेरे पास सिर्फ एक रिएक्टेंट आता है तो दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वेरी सिंपल डेफिनेशन कर दी मैंने, रेडियो एक्टिव डिके की मिसाल भी दे दी, इसके यूनिट्स पर सेकंड आ जाते हैं आपके सामने। अब आगे हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस की। सिंपल, द रेट of the reaction is directly proportional to the concentration of the two reactants, the second order reactions. Clear है? So इसमें हम different examples पढ़ सकते हैं, हमारे पास बुक में मिसालें हैं, इसके यूनिट्स याद रखने हैं आपने, that is डेसीमीटर प्लस 3 डेसीमीटर क्यूब माइनस 3 नहीं कहना, पर मोल पर सेकेंड। सो इन्वर्ट हो जाते हैं, यू कैन डू फॉर दैट ऑल। तो इनके यूनिट्स याद रखने, इनके डेफिनेशंस याद रखनी, इनका कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और बात करते हैं रिमेनिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस की। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने लिखा है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये वो रिएक्शन है जिसमें हमारे पास रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन द थ्री मॉलिक्यूल्स, द concentration of the three reactants at a certain time which are colliding with each other and they are generating the product, so that is called as the third order reaction। ये इसकी डेफिनेशन है और ये इसके यूनिट्स लिख दिए हैं, आपने इसको याद रखना है, आपसे पूछा जाता है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैंने इसकी डेफिनेशन भी बनाई है, आप लोगों के लिए लिखी है, जो बुक में से निकाल के प्रेजेंट की है। आपसे फर्स्ट की एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चन किया जाता है कि भाई आपके पास एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, आप इक्वेशन देखते हैं जिसमें ए और बी दो रिएक्टर्स दे दिए जाते हैं, फिगर आउट किया जाता है, यूईटी में टेस्ट आते हैं और कहा जाता है कि बी की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, एक्सेस अमाउंट में है। अब मुझे बताएं, जब एक रिएक्टेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में हो तो रिएक्शन का जो रेट है वो, फर्ज किया बी बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो बी के कम या ज्यादा होने से फर्क पड़ेगा नहीं। हाँ, एक कम या ज्यादा होने से फर्क पड़ेगा जो थोड़ी अमाउंट में पाया जाता है। इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडिंग अपॉन दैट वन रिएक्टेंट। है ये बायोमोलेकुलर रिएक्शन, है ये प्रैक्टिकली सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन इस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास एक रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में चला जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है और ये मैंने जो कॉन्सेप्ट हाईलाइट किया है कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो मोलेकुलरिटी है दैट इज 2, बट इसका ऑर्डर जो है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपने इसको अपने जहन में रखना है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं। वेल, इससे रिलेटेड मैंने एमसीक्यू आपसे शेयर भी कर दिया है। द एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ द एस्टर्स, एस्टर्स आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से मिलकर बनते हैं, जब उनका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो रिवर्स में होगा। ऑफ कोर्स ये एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है, ओके। जब हम इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो मेरे पास एक एसिड बनेगा, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन है,
और इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो मेरे पास एक एसिड बनेगा और एक अल्कोहल बनेगी। मेरे पॉइंट को फोकस किया। अब इसके बेस पे मैं क्वेश्चन कर रहा था, अमाउंट ऑफ द वाटर इन एग्जांपल, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, एस्टर को एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर में किया। बेसिकली ये हाइड्रोलाइसिस है, बेसिकली पानी रिक्वायर्ड है, लेकिन पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में है, एक्सेस में है। अब मुझे बताएं जरा, फैक्टर देखिएगा, एमसीक्यू इंटरेस्टिंग है। इट्स अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। नहीं, क्योंकि एक एक्सेस में हो गया ना, ये सेकंड ऑर्डर है पर माना नहीं जाएगा, क्योंकि एक रिएक्टेंट एक्सेस में है। मैं इसको फर्स्ट ऑर्डर बोलूंगा, अभी पढ़ा के आया हूं, ठीक है। तो इट्स अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ऑटो कैटालिसिस की एग्जांपल है डेल्टा बोथ बी एंड सी। हाँ, इसका आंसर है डेल्टा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जब होता है तो एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, उसमें प्रोडक्ट भी एसिड बनती है, ऑटो कैटालिस्ट होता है, ठीक है। और वो रिवर्स होकर उसके काम को प्रोसीड करता है और प्रोडक्ट स्पीड अप होती है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, जो मैंने अभी लेक्चर के स्टार्ट में कहा था। दूसरा, हमारे पास ये एक रिएक्टेंट के एक्सेस में होने की वजह से सेकेंड ऑर्डर बिहेव नहीं करता, फर्स्ट ऑर्डर बिहेव करता है। लेकिन असल में तो ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है ना, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है। मानेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन इसमें जो फैक्टर एक है इसको हम फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सेस अमाउंट ऑफ द वन रिएक्टेंट। क्लियर है? तो ये याद रखना है। तो डेल्टा आंसर है। दूसरा एमसीक्यू, रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एन एलिमेंट फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर कैनेटिक्स। हाँ जी, हमें पता है, उसने बता दिया। इस यूनिट्स आर, अभी पढ़ा के आया हूं कि आपको फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के यूनिट्स भी याद होने चाहिए। एमसीक्यू पूछा गया है, उसने बता दिया, इंफॉर्मेशन दे दी है कि रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है हमारे पास एलिमेंट का, फर्स्ट ऑर्डर किनेटिक्स फॉलो हो रही हैं, और यूनिट्स बता दें तो हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर में पर सेकंड यूनिट होते हैं। हम पढ़ के आए हैं अभी, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखना है। आगे हम बात करते हैं कुछ हाफ लाइफ पीरियड की। व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड? जनरल मिसकंसेप्शन पहले डिस्कस करूं, स्टूडेंट्स के जहन में यही होता है कि भाई रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की हाफ लाइफ होती है। भाई दुनिया में मौजूद हर रिएक्शन की हाफ लाइफ होती है। व्हाट इज हाफ लाइफ? भाई कोई भी ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कोई भी रिएक्टेंट आधा हो जाए, दैट इज हाफ लाइफ। अब देख सकते हैं डेफिनेशन, टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट हाफ ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू द प्रोडक्ट्स। यस, वी आर गोना डू दिस, दिस इज हाफ लाइफ। तो आप कोई भी रिएक्शन कर लें, इन जनरल आपकी प्रैक्टिस में चूंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आते हैं तो हमारा एक माइंड बन जाता है, ऐसा नहीं है। हाफ लाइफ हर रिएक्शन की होती है जिस टाइम पीरियड में रिएक्टेंट अपनी इनिशियल अमाउंट के आधे रह जाएं, हाफ रह जाएं, दैट इज हाफ लाइफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो कुछ मिसालें दे दी हैं, ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, आपकी बुक में है कि आयोडीन जो है हमारे पास 131, इसकी 8 दिन है हाफ लाइफ, यानी अगर फर्ज किया आपके पास 100 मालिक्यूल्स हैं तो 8 दिन बाद 50 रह जाएंगे। अब सुने, चाहे 1,00,000 मालिक्यूल हैं तो 8 दिन बाद 50,000 रह जाएंगे। इसकी कॉन्सेंट्रेशन का जो रिलेशन है अभी मैं बताता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी कॉन्सेंट्रेशन इसके टाइम पीरियड को चेंज नहीं करती, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास इधर, half life of the uranium 90 to 235, 7-10 million years. तो इट्स एन एमसीक्यू, यू कैन मेमोराइज दैट। 5,760 साल हाफ लाइफ होती है कार्बन 14 की, ये भी एक एमसीक्यू आपकी बुक में लिखा गया, यू हैव टू मेमोराइज दैट ऑल, दैट कैन बी आस्क्ड इन द क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं एंट्री टेस्ट के जो प्रैक्टिस क्वेश्चनिंग है रिगार्डिंग हाफ लाइफ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसकी तरफ से चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ पीरियड एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिनन। ये पूरी केमिस्ट्री को मैंने एंट्रेंस टेस्ट के लेक्चर में समराइज किया है। अब क्यों समराइज किया और इस ही फॉर्म में क्यों समराइज किया, ताकि हम एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस को इन अ फिंगर टिप आंसर कर सकें, ठीक है। सो वॉच दिस, व्हाट आई एम गोना डू। आप देखें, हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन उसके साथ हाफ लाइफ को लिंक किया है, आपने रिलेशन ड्राइव किया हुआ है, वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे कि हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू, एक फिगर आउट किया था हमने, 0.693 ओवर के ए जीरो। व्हाट इज स्मॉल ए? दैट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास जो हाफ लाइफ है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जी मैं रेडियो एक्टिव डिके की बात कर रहा था, आप जितनी मर्जी अमाउंट ले लें, रिएक्टेंट्स जितने मर्जी बढ़ा दें, हाफ लाइफ पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए फैक्टर जीरो, पावर जीरो है, तो दैट बिकम द फैक्टर 1 एंड दैट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट एट ऑल, ठीक है। तो हाफ लाइफ आपको वैल्यूज दे सकते हैं, एमसीक्यूज पूछ सकता है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैं आपको अगर 100 ग्राम देता हूँ एक रिएक्टेंट, और मैं 200 ग्राम देता हूँ, और मैं 300 ग्राम देता हूँ, तो हाफ लाइफ में कितना फर्क आएगा? उसकी रेशो 1:3 होगी? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर रिएक्शन
जो जो हमारे पास हाफ लाइफ है दैट इज इंडिपेंडेंट, दैट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन, ठीक है। तो वो फैक्टर आपके सामने है, फार्मूला भी याद रखिएगा, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की मिसाल दे देगा और इस फार्मूले के साथ फैक्टर के यानी आपके पास रेट कांस्टेंट की कोई वैल्यू दे देगा और आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है वन लाइन में। मैंने अभी एमसीक्यू भी दिया है, यू विल फाइंड द रीजन फॉर दिस क्वेश्चन आल्सो। हाफ लाइफ ऑफ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, हम जानते हैं कि जो सेकंड ऑर्डर होता है, जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए होती है ना n-1 होती है। फर्स्ट ऑर्डर में 1 - 1 0 हो गया था और सेकंड ऑर्डर में 2 - 1 फैक्टर 1 आ जाएगा। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1/Ka, यानी हाफ लाइफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में डिपेंड करती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पर। इनवर्स रिलेशन है, आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उस रेशियो से ये कम होगी, गॉट इट, हाफ लाइफ कम होगी, कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन कर सकता है कि भाई अगर मैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस में, मेरे पॉइंट्स सुनिएगा, अगर मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डबल कर देता हूँ तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगी, आप कहेंगे हाफ हो जाएगी, 1 से हाफ हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। कहते हैं मैं 4 गुना कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो आप लिंक डेवलप करके उसका आंसर करेंगे, बिकॉज हियर यू आर गोइंग टू डेवलप अ रिलेशन इनवर्स विद द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। इंपॉर्टेंट फैक्टर है, याद रखिएगा। एंड द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में फैक्टर 1.5/Ka²। इट मींस थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में अगर मैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की डबल करता हूं तो मेरी हाफ लाइफ 4 गुना इफेक्ट होगी, कम होगी इनवर्स में, गॉट इट। तो इन तमाम रिलेशंस को यूज करेगा वो, एंट्रेंस टेस्ट में सवाल करेगा। बट डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ यही समरी पूछेगा हाफ लाइफ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की, जो मैंने बोल दी है और ये मैंने आपकी आसानी के लिए पॉइंट आउट कर दिया, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड कैन आंसर इफेक्टिवली। क्लियर है? सो इस चीज को अपने ज़हन में रखिएगा। अब क्वेश्चन आता है, यार आपने फर्स्ट ऑर्डर की बात की, आपने सेकंड ऑर्डर की बात की, आपने थर्ड ऑर्डर की बात की, व्हाई यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द जीरो ऑर्डर? भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं? जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करते। सो व्हाई देयर इज अ स्टोरी ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये मैंने लिख दी है कि नॉट डिपेंडेंट अपॉन द रिएक्टेंट, सो नो हाफ लाइफ कॉन्सेप्ट। जब इनिशियली हम रिएक्टेंट्स की बात ही नहीं कर रहे तो उनके हाफ होने की बात क्या करेंगे, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में तो फैक्टर रिएजेंट का है या फोटोकेमिकल रिएक्शन में उस रिएजेंट की या उस फ्री रेडिकल की प्रेजेंस क्या है या सनलाइट क्या है, वो होगी तो रिएक्शन होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट वहां पे अप्लाई नहीं होता। आपके लेवल पे आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। अदर देन दिस नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट। फैक्टर याद रखिएगा, ठीक है। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, द स्लोएस्ट स्टेप। भाई एक रिएक्शन मेरे पास एक स्टेप में भी हो सकता है, एक रिएक्शन मेरे पास 10 स्टेप्स में भी हो सकता है, एक रिएक्शन मेरे पास 2 3 5 जितने मर्जी स्टेप में हो सकता है। सो रेट किस पे डिपेंड करेगा? अगर एक से ज्यादा स्टेप्स हैं, रेट ऑफ द रिएक्शन, द टाइम टेकन बाय द कन्वर्जन ऑफ द रिएक्टेंट्स इनटू द प्रोडक्ट, टाइम किस पे ज्यादा लगेगा? जो स्लोएस्ट स्टेप होगा that is the rate determining step, और slowest step में जितने molecule होंगे that will represent the order and the kinetics of the reaction. Yes, the rate determining step is the slowest step which controls the rate of a reaction. एक reaction 10 step में हो रहा है, उसमें से 9 steps femtoseconds में हो जाते हैं और एक step 1 2 3 4 5 ज्यादा टाइम लेता है, सेकंड्स में ज्यादा टाइम लेता है। तो वो स्टेप जो कि स्लोएस्ट स्टेप है, जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, इनफैक्ट वही रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन कर रहा है, उसकी वजह से टाइम का कंज्यूम होना डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब एमसीक्यूज की एक दो की प्रैक्टिस करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। मैंने मिसाल दी, द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट K इज 0.693। नो, आई एम अप्लाइंग द थ्योरी, सी ऑन द कंक्लूजन। पहले मैं अप्लाई कर देता हूँ। मैंने देखा, उसने मुझे कहा कि द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट इज फॉर अ रेडियोएक्टिव डिके। व्हाट इज द रेडियोएक्टिव डिके? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ वैल्यू क्या है, सो हम फिगर आउट पढ़ के आए हैं अभी, वो देखें। टी हाफ लाइफ द फर्स्ट ऑर्डर इज 0.693/K। अब मैंने K की वैल्यू भी 0.693 दे दी। ये तो मेरे पास फार्मूला था ना, मुझे याद होना चाहिए, मैं यही बता रहा था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ का और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का क्या रिलेशन है। तो अब उसने मुझे K की वैल्यू 0.693 दी है, तो मैं सिंपल उस फार्मूले में K की वैल्यू पुट कर दूंगा, K की वैल्यू पुट कर दूंगा, ये फैक्टर 1 हो जाएगा, आंसर इज 1 आवर। तो मेरे पास हाफ लाइफ होगी 1 आवर। क्लियर है? इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पूछा गया है, मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सेकंड एमसीक्यू, द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इन लीव्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फॉलोस। बताएं जी,
फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। तो अगर तो आप ये सोचेंगे भी फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे पास जो ग्लूकोज बनता है एक कार्बन डाइऑक्साइड एक वाटर मॉलिक्यूल, सेकंड ऑर्डर, बिल्कुल गलत। भाई मैंने बताया है कि फोटोसिंथेसिस इज द फोटोकेमिकल रिएक्शन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, डज नॉट मैटर इधर दे आर प्रेजेंट इन द नाइट। जब तक सूरज की रोशनी नहीं होगी, कंडीशन नहीं होगी, तब तक हमारे पास रिएक्शन नहीं होगा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, द लाइट, सो दैट्स व्हाई दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका आंसर है अल्फा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये अभी आपने पढ़ा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब हम मजीद एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट बोर्ड की तरफ, ताकि हम इस चैप्टर में मौजूद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी जस्टिफाई कर सकें। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जब हम रिएक्शन काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो हमारे पास हमारी बुक में जो लिटरेचर दिया गया है इतनी डिटेल में तो नहीं, लेकिन ये हमारे एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसके रेट को डिटर्मिन कैसे किया जाता है। तो आप देख रहे हैं मेरे पास दो तरह से किया जाता है, बाय केमिकल मैथड एंड बाय यूजिंग फिजिकल मैथड्स। अगर हम फिजिकल मैथड्स की बात करें तो पहले मैंने स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड लिखा है। अच्छा स्टूडेंट्स लिसन, आप लोगों के पास कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, आप लोगों के पास जब रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगी। रिएक्टेंट्स की अलहदा प्रॉपर्टीज़ हैं और हमारे पास प्रोडक्ट्स की अलहदा प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ चेंज करेंगी, ठीक है। तो उनमें से मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, जैसे बाय रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड हमारे पास हर मटेरियल की एक रिफ्रैक्टिव पावर होती है। जब हम उसको रिफ्रैक्टिव में से पास ऑन करते हैं तो रेडिएशंस को राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे रिफ्रैक्शन करता है। हमारे पास एक सर्टेन वैल्यू आती है रिएक्टेंट्स की, हम उसे कैलकुलेट करते हैं बाय इंस्ट्रूमेंट रिफ्रैक्टोमीटर, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे रिएक्शन होता है वो वैल्यू चेंज होती है और प्रोडक्ट की एक नई वैल्यू सामने आती है। तो यूं हम उस वैल्यू को जज करके इमेजिन कर सकते हैं बाय दिस फिजिकल मेथड के भाई रिएक्शन की स्पीड क्या है। आफ्टर 10 सेकंड, आफ्टर 30 सेकंड, आफ्टर एनी स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल हम रेट इन चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक फिजिकल मेथड है ऑप्टिकल रोटेशन मेथड, हम पोलैरिमीटर को यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट है, फिजिकल मेथड है, बिल्कुल इसी फिनोमेनन के तहत हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू आती है सर्टन वैल्यू आती है ऑप्टिकल एक्टिव रिएक्टेंट्स की, और जब प्रोडक्ट्स बनती हैं अगर तो प्रोडक्ट्स ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं तो उसकी वैल्यूज में फर्क आएगा, और यूं हम उस वैल्यू की जो स्टडी है उसकी बेस पे विद द पैसेज ऑफ टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी देर में कितने रिएक्टेंट्स कितने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि हमारे पास ये मेथड्स किस किस चीज़ के लिए यूज होते हैं। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को चेक करते हैं, वो रिफ्रैक्शन को चेक करते हैं। दिलैक्टोमेट्रिक मेथड किसी केमिकल रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होती हैं और स्मॉलेस्ट वॉल्यूम चेंज आती है, वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, तो उसको भी मेजर किया जाता है। उसकी मेजरमेंट से भी हम अंदाजा कर सकते हैं कि भाई हमारे पास रिएक्टेंट अगर ये होते तो उसका ये वॉल्यूम था, अब प्रोडक्ट बन गया उसका ये वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम चेंज से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मीन्स कि हमारे पास रिएक्शन की स्पीड क्या है। वही सेम फिनोमेनन विद द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द चेंजिंग the reactants into the products। clear है, change in concentration of the reactants or products। स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड है, हम स्पेक्ट्रोमेट्री से भी चेक कर सकते हैं। हम चेक कर सकते हैं कि किस तरह कितनी रिएक्टेंट्स कितनी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुई, ऑल दोज मीन। इस तरह कंडक्टोमेट्रिक मेथड भी है, हमारे पास अगर रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स में कोई आयोनिक प्रोडक्ट है और उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है तो उस कंडक्टिविटी की वैल्यू से भी हम मेजर कर सकते हैं कि इतनी देर में ये वैल्यू चेंज आई है, हमारे पास कितने रिएक्टर्स कितनी प्रोडक्ट कितने टाइम में बना रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्लेन्ड। तो ये तमाम मेथड्स आपने अपने जहन में रखने हैं, इनसे इनकी बेसिस पे आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। फिर हमारे पास केमिकल मेथड है, जिसमें लेट्स सपोज हम एक ब्यूरेट में मटेरियल लेते हैं, फ्लास्क में एक मटेरियल होता है। लेट्स सपोज हम टाइट्रेशन करते हैं, हम सर्टेन वॉल्यूम ड्रॉप करते हैं और उसके बाद हम उसको हिला के थोड़ी थोड़ी इंटरवल्स के बाद जो केमिकल रिएक्शन हुआ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट के मिलने से हम उसकी वैल्यूज को चेक करते हैं, और हम चेक करते हैं कि भाई 50 सेकंड बाद या 30 सेकंड के बाद या किसी भी टाइम इंटरवल के बाद
कितनी प्रोडक्ट बनी, उस प्रोडक्ट की चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन नोट करते जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, और ग्राफ पे फिर हम टेंजेंट्स को गिरा देते हैं, हम वहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वैल्यूज को काउंट करते हैं, डेल्टा सी और वो डेल्टा टी पुट करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है। All these methods are used to calculate the rate of a chemical reaction. एंट्रेंस टेस्ट में इनकी डिटेल सिर्फ जो मैंने बताई ये आएगी, लेकिन इनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं कि भाई दिलैटोमेट्रिक मेथड में क्या होता है, रिफ्रैक्टोमेट्रिक में क्या होता है, पोलैरिमेट्रिक में क्या होता है, ये एमसीक्यूज में पूछा जाएगा जो मैंने बोला है। ठीक है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है, अभी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का कॉन्सेप्ट है। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है, रिएक्टेंट्स जब आपस में मिलते हैं, तब तक रिएक्शन नहीं होता जब तक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स एक सर्टेन लेवल ऑफ एनर्जी अचीव नहीं करते। ठीक है, उसको कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कोलिजन। व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव कोलिजन? डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं, कोलाइड करते हैं, कोलिजन्स होते हैं, बट हर कोलिजन प्रोडक्ट को जनरेट नहीं करता। जब तक इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा तब तक रिएक्टेंट्स की बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगी और नए बॉन्ड्स नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इफेक्टिव कोलिजन की जो कंडीशंस हैं वो देखें, कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि मॉलिक्यूल्स की एक सर्टेन एनर्जी होनी चाहिए, उनके सर्टेन एक्सिस ऑफ कोलिजन होने चाहिए, विदाउट द सर्टेन एक्सिस ऑफ कोलिजन टक्कर होगी लेकिन रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, इफेक्टिव कोलिजन की बात कर रहे हैं। और ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल, एक खास डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स को ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर उस साइड पे, उस टारगेटेड साइड पे ही अगर दो मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे और बॉन्ड ब्रेकेज होगी तो फिर ही रिएक्शन होगा, और फिर ही बॉन्ड मेकिंग भी नए जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी भी होगी। तो ये तीन कंडीशंस आपने याद रखनी है कोलिजन थ्योरी के मुताबिक इफेक्टिव कोलिजन के लिए जो जरूरी हैं। अब above all leads to the effective collision। अब इसकी मैं एक्सप्लेनेशन यूं करता हूं, आपको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हम जानते हैं कि प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है रिएक्टेंट्स की निस्बत, ओके, लेकिन फिर भी रिएक्टेंट्स को एक हायर एनर्जी स्टेट अचीव करनी पड़ती है क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन के लिए वो जरूरी है। वो जो हायर एनर्जी स्टेट है जिस पे इफेक्टिव कोलिजन होता है, इसको हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। रिएक्टेंट एक खास एनर्जी पे पहुंचे, यहाँ पे कोलिजन हुआ और फिर उसके बाद जब प्रोडक्ट बनी, बॉन्ड मेकिंग हुई, तो उन्होंने एनर्जी रिलीज कर दी। आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एनर्जी गैप है, ये एनर्जी एक्सेस है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी कम आ रही है रिएक्टेंट की निस्बत से। इट मींस दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें भी इफेक्टिव कोलिजन रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। गो के प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो एक्टिवेटेड एनर्जी से कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से कम है। ये एंडोथर्मिसिटी को एक्सप्लेन करता है, बट यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो इन दोनों से ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिएक्टेंट्स कोलाइड करते हैं, खास लेवल पे पहुंचेंगे तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। रिएक्शन विदाउट अचीविंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैन नॉट प्रोसीड। अब इसमें रिलेटेड डिफरेंट एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चन कर सकता है, वो कह सकता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर मैं रिवर्सिबल रिएक्शन में चलूं, अब देखिए हमने स्टेट रिएक्शन पढ़ा, रिवर्सिबल रिएक्शन में चलूं तो भाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन की ज्यादा है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की। तो आप कह सकते हैं भाई रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना है, प्रोडक्ट्स की और एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ज्यादा है अगर हमने रिवर्स में मूव करना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, जबकि अगर हमने प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना है यानी बैकवर्ड रिएक्शन करना है, एंट्रेंस टेस्ट है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिए, और फिर हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये जो एनर्जी गैप है, एनर्जी बैरियर है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाने के लिए, इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में आने के लिए, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की निस्बत, रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी की निस्बत प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी कम है। सो इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे। सो कॉन्सेप्ट हमें पता है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह पूछे जा सकते हैं वो इनकी एक्सप्लेनेशन की गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, उसमें हमने सारी डिटेल्स पढ़ी, हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस भी पढ़े। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटर्मिन करते हैं, इट्स एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अब हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, हमारे पास कुछ फिजिकल मीन्स भी हैं और हमारे पास कुछ फार्मूलाए भी हैं। सो उनकी बात करते हैं माइनर सी, जिनका यूज आ सकता है एंट्रेंस टेस्ट में। हम हिट एंड ट्रायल मेथड करते हैं, हम सपोज करते हैं दो रिएक्टेंट्स मिलेंगे, ये फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करेंगे, ये जीरो ऑर्डर फॉलो करेंगे। उसको कैसे चेक करेंगे, रिएक्टेंट्स में से किसी एक रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करेंगे और देखेंगे क्या रिएक्शन इस पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं है, और यूं हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को ज्यूम कर लेंगे कितने रिएक्टेंट्स पे रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है।
तो हिट एंड ट्रायल मेथड, बट दिस इज नॉट सो इफेक्टिव मेथड, बट दिस इज अ मेथड गिवन इन योर बुक, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है। दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं हम, वही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम कॉन्सेंट्रेशन, इनको हम आपस में मैच करते हैं, ज्यूम करते हैं कि भाई अगर मेरे पास ये रिएक्टेंट्स थे और बाय द पैसेज ऑफ टाइम किसी एक खास सर्टन रिएक्टेंट की वैल्यू चेंज हुई है, तो उसकी चेंज होने की वजह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पे ये फर्क पड़ा है, इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ये भी एक मेथड है, ग्राफ के जरिए हम फिजिकल मेथड को कैलकुलेट कर सकते हैं। डिफरेंशियल मेथड है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है दैट इज हाफ लाइफ मेथड, ये आपकी बुक में डिस्क्रिप्शन दी गई है, इसकी ये इक्वेशन मैंने ड्रॉ की है, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म में हाफ लाइफ मेथड को यूज करते हुए इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन विद इनिशियल टाइम एंड द लेटर कॉन्सेंट्रेशन विद द लेटर टाइम, इनका एक लिंक डेवलप करें, डिवाइड करें, तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म ऑफ इक्वेशन आती है वो ये जो मैंने आपके सामने लिखी है, जो आपको पता होना चाहिए। ये आपको बताती है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल टाइम और फाइनल टाइम पता हो, तो इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके यू कैन कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव मैथमेटिकल नोशन है जिसकी वजह से हम कैलकुलेट करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक हो गया, तो ये भी आपने याद रखना है। इसमें n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इज द कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो भी है, या फाइनल कॉन्सेंट्रेशन A2 जो भी है, T1 द टाइम फैक्टर, T1 T2 इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम इन तमाम मेथड्स को पता होना चाहिए। एंट्रेंस टेस्ट में इससे रिलेटेड सवाल करेगा, इनके नामों के हवाले से एमसीक्यूज दे देगा, जिसको हम फर्दर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, हमने कैलकुलेट किया रेट ऑफ रिएक्शन को, उसमें फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी कैलकुलेट किया, उनको स्टडी किया। अब हमने देखना है कि जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन किन किन चीजों से अफेक्ट होता है। वॉच दिस, फैक्टर इज अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन, नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स बिल्कुल इफेक्ट करते हैं। मेरे पास अगर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं उनका रिएक्शन स्लो होगा, मेरे पास आयोनिक कंपाउंड है दे रिएक्ट फास्टली, डेफिनेटली नेचर ऑफ रिएक्टेंट आर गोइंग टू इफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। हमें पता लग जाएगा कि अगर हमारे पास कोवेलेंटली बॉन्डेड मटेरियल्स हैं तो उनका रिएक्शन स्लो है, अगर उसमें भी पोलर हैं तो उनका ज्यादा, नॉन पोलर है तो उनका और कम है, और अगर आयनिक है तो बहुत ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट डेफिनेटली गोइंग टू इफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। नंबर 2, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा है, और डेफिनेटली डायरेक्ट रिलेशन में आएगा कि जितना सरफेस एरिया रिएक्टेंट्स का ज्यादा होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होने के चांसेस ज्यादा है, उतना ज्यादा स्पीड अप होगा रिएक्शन, उतना ज्यादा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा। तो इस पे भी डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है, आपने याद रखना है। नंबर 3, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ा दें, इट मींस यू आर गोइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स। डेफिनेटली नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स जब इंक्रीज करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्ट बनेगी, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें वो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की केमिस्ट्री को भी ध्यान में रखिएगा कि हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, क्या कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने से वो जो फर्स्ट ऑर्डर है जिसमें डिपेंडेंस नहीं होती, रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। लेकिन बहरहाल ये फैक्टर डिपेंड जरूर करता है, किस तरह डिपेंड करता है, आपने रिलेशंस जो अभी मैंने पढ़ाई उसको ध्यान में रख के आंसर करना है। उसके बाद कैटालिस्ट, ऑफ कोर्स कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करता है, लोअर्स एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इफेक्टिव। और कैटालिस्ट ज्यादा करने से ज्यादा रिएक्शन होगा, स्पीड अप होगा और इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इफेक्ट। नंबर 5 पे लाइट, लाइट सेंसिटिव रिएक्शंस होते हैं, बाज रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में ही होते हैं, इफेक्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन। बाज रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में रुक जाते हैं, लाइट सेंसिटिव होते हैं, इफेक्ट होगा रिएक्शन। तो लाइट जो है दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बाज रिएक्शंस को अंधेरे में किया जाता है, बाज रिएक्शंस को इन दी प्रेजेंस ऑफ लाइट किया जाता है, उसके बगैर हो ही नहीं सकते। जैसे फोटोसिंथेसिस की मैंने बात की थी, जैसे फ्री रेडिकल होमोलाइसिस मैकेनिज्म की मैंने बात की थी, तो ये तमाम फैक्टर्स आपके जहन में है। टेम्परेचर, ऑफ कोर्स टेम्परेचर इज गोइंग टू, व्हाट हैपेंस व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, किनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बढ़ती है। जब किनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बढ़ती है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स बढ़ती है, दे मूव स्पीडली, और जब वो स्पीडली मूव करते हैं तो पॉसिबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स इंक्रीज करती है। ये मैंने एमसीक्यू लिखा है, दिस इज द बुक्स लाइन, और इसकी बेस के ऊपर एंट्रेंस टेस्ट में एमसीक्यू आए हुए हैं। इसमें आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर डबल्स द रेट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, 200% हो जाता है, तो इस फैक्टर को ध्यान में रखना है। यस, और यहाँ पे आपने ये फैक्टर भी ध्यान में रखना है
कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है. If you are increasing the temperature in the exothermic reactions, it means you are going to increase the product concentration. It means reaction will slows down. और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हाँ उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आपने उसको फिजिबिलिटी बढ़ा दी, आपने रिएक्टेंट्स बढ़ा दिए एंडोथर्मिक में, तो प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर हो जाएगा. फैक्टर्स दोनों रखने हैं जहन में, डिपेंड करता है कि पूछ क्या रहा है, एक्सोथर्मिक पूछ रहा है कि एंडोथर्मिक, और उस हवाले से बड़ा ब्रिलियंट और विजिलेंट एंड स्मार्ट होकर आंसर करने हैं. बहरहाल टेम्परेचर इफेक्ट करता है. ठीक है, तो ये तमाम डिबेट से रिलेटेड. एमसीक्यू है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्ट द रेट. ये भी मैंने कंडीशंस बात की. लाइट करती है, टेम्परेचर करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट करती है, नो. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट करती है. रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ते हैं, वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्टर्ब करती है. बट प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन मुतासर नहीं होता, क्योंकि कन्वेंशनली जनरली हम जब प्रोडक्ट को कंसीडर करते हैं हम कहते हैं कि वी हैव गॉट दिस वन, अब हमने इसको फर्दर यूज नहीं करना, मैं रिवर्सिबल रिएक्शन की बात नहीं कर रहा. तो कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, बिकॉज इन द रेट ऑफ अ रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of the active masses of the reactants. क्लियर है, प्रोडक्ट का तस्करा नहीं था रेट लॉ में. ठीक है, सो चार्ली ऑप्शन है. एमसीक्यू नंबर 2 है, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर अप टू द 20 डिग्री सेंटीग्रेड. वही कॉन्सेप्ट आ गया जिसमें मैंने अभी लिखा था 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज किया तो डबल हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन. 20 डिग्री सेंटीग्रेड राइज किया तो क्या होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से डबल, और जो उससे भी डबल टेम्परेचर करेंगे तो वो 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा. सो दिस इज एन एमसीक्यू व्हिच इज बीइंग आस्क्ड इन द entrance test exam. This was for your concept and your practice. Increase 4 times by increasing 20 डिग्री सेल्सियस. अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता डेफिनेटली यू आर गोइंग टू से कि हमारे पास वो उससे डबल हो जाता. ठीक है, एंड सो ऑन. वो आपके साथ कह सकता है मैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं, मैं 40 डिग्री सेल्सियस कर दूं, यानी 4 उसके टाइमिंग्स बढ़ाते जाएं तो हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे 10 के साथ. ठीक है, नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं जी. आर्हेनियस इक्वेशन, द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द रिएक्शन काइनेटिक्स. आर्हेनियस इक्वेशन क्या है? इट इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रेट कांस्टेंट के, टेम्परेचर T एंड एक्टिवेशन एनर्जी. ये 3 फैक्टर्स हैं जो इसकी डेफिनेशन का हिस्सा हैं. किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी के चेंज होने से क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने कम होने से क्या होता है, रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आर्हेनियस इक्वेशन एक्सप्लेन करती है. अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे मैं इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. ये मैंने सिंपल फॉर्म लिखी, ये मैंने लॉगरिथमिक फॉर्म लिखी. ये दोनों फॉर्म्स आपको फाइनली एंट्रेंस टेस्ट में बेटा याद होनी चाहिए, क्योंकि ये आपसे बाकायदा इक्वेशन की फॉर्म में प्रेजेंट करके पूछा जाएगा क्वेश्चन के बताएं कौन सी इक्वेशन ठीक है या गलत है. तो आपने इसको डिराइव करना भी जानना है और इसको समझना भी है, बट एंट्रेंस टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कम से कम इनकी फाइनल फॉर्म्स याद होनी चाहिए. अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी EA है. अगर आप देखें रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन तो माइनस EA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K. माइनस EA का मतलब है K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी. माइनस EA का मतलब है 1/EA. ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एक्टिवेशन एनर्जी अगर बढ़ती है तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी तो रिएक्टेंट को ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, रिएक्शन स्लो हो जाएगा. और ये जो रेट कांस्टेंट दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1/T. -1/T यहाँ पे भी फैक्टर देख सकते हैं आप, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. -1/T का मतलब है T. तो हमारे पास जितना टेम्परेचर बढ़ेगा रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इंक्रीज करेगा. इस छोटे से फैक्टर को, इन 2 चीजों को ध्यान में रखिएगा. इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर ले, आर्हेनियस इक्वेशन के मुताबिक बताएं कि अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज करता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन आप कहेंगे फास्ट अप हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल बैरियर है, जल्दी प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा. गॉट इट? और अगर मैं टेम्परेचर कम करता हूं तो रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन में है. ठीक है, तो माइनस के सिग्नेचर को ज़हन में रखिएगा और उसके बाद बात कीजिएगा. इन दोनों फॉर्म्स को याद रखिएगा. अब यहाँ पे देख सकते हैं, जब मैंने लॉगरिथमिक फॉर्म फाइनल की थी तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आई थी जिसमें ग्राफ बनता है और एक स्लोप बनती है. एंट्रेंस टेस्ट है, मैं उस स्लोप से रिलेटेड बातों को आपके जहन में रख रहा हूँ, फोकस कीजिए. हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है y - mx + c आ गया. इसमें मेरे पास m इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ. मैंने ये इसलिए लिखा, एक तो इसकी वैल्यू को याद करना है, एंट्रेंस में पूछा जाता है. आप देख रहे हैं -CA/2.303 r 1/T x एक्सिस पे है जिसके ग्राफ ड्रॉ करते हैं,
और वो चार्ली हमारे पास स्लो हो गया है, वाई एक्सिस में हमारे पास रेट कांस्टेंट आता है, ग्राफ ड्रा करते हैं, स्लोप आती है, इट्स वेरी सिंपल। अब जो स्लोप आती है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन को बता रही होती है कि हमारे पास रिएक्शन किस तरह चल रहा है, इसका यूनिट क्या है, एमसीक्यू है इंटरसेस का। तो मैंने इसके फैक्टर को उठाया, इसको यहाँ पे लिखा, मैंने इसके यूनिट लिखे जूल्स पर मोल, और मैंने फिर आर जो हमारे पास क्या है जनरल गैस कांस्टेंट। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, बच्चे के ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है कि जनरल गैस कांस्टेंट की बात है तो क्या आर्हेनियस इक्वेशन सिर्फ गैसेस पे अप्लाई होगी? हरगिज़ नहीं। जब भी रिएक्शन होगा हमारे पास इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स या इंडिविजुअल यूनिट आके स्ट्राइक करेगा, मतलब आइसोलेटेड स्टेट में, चाहे वो सॉलिड फेज हो चाहे वो लिक्विड फेज हो, जब आइसोलेटेड स्टेट में कोलिजन होगा तो हम ये अज्यूम करेंगे कि गैसियस फॉर्म में एक मॉलिक्यूल अलहदा है, अकेला है, दैट्स व्हाई जनरल गैस कांस्टेंट आर इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, तो यूनिट्स को अगर हम यूनिट्स की बात करें स्लोप की, तो ये हमारे पास क्रॉस अप हो जाएगा, तो यूनिट्स पर केल्विन से ऊपर आके केल्विन हो जाएंगे, तो यूनिट्स आर केल्विन स्लोप ऑफ द ग्राफ के। ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जाएगा। एक एक चीज जो भी पूछी जा सकती है जिसके बारे में कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, वी आर डिस्कसिंग दैट व्हिच इज नेसेसरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैटलिस्ट की। व्हाट डू यू मीन बाय कैटलिस्ट? एनी मटेरियल व्हिच स्पीड्स अप द रिएक्शन। ये तो हमें पता है कैसे, बाय डिक्रीजिंग और लॉयरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। आपके सामने अभी थोड़ी देर पहले ग्राफ ड्रॉ किए थे, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू द प्रोडक्ट्स। अब जितनी ज्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होगी उतनी देर लगेगी रिएक्शन को, रिएक्टेंट्स को अचीव करने में। अगर एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट से स्लो डाउन हो जाए तो ये जल्दी बैरियर क्रॉस हो जाएगा और जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगी। एंजाइम का काम है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करना बस, और रिएक्शन को स्पीड अप करना। अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो मैंने एंट्रेंस में पूछे जाते हैं जो कंफ्यूजिंग है उनको क्लियर किया है बुलेट्स की फॉर्म में जो आपके सामने। कैटलिस्ट डू नॉट स्टार्ट रिएक्शन, कैटलिस्ट रिएक्शन स्टार्ट नहीं करता, सिर्फ स्पीड अप रिएक्शन करता है। कैटलिस्ट के बगैर रिएक्शन हो जाता है लेकिन स्लो होता है। ठीक है, इट डू नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू, और इट्स मतलब इसके फैक्टर को, ये इसके कांस्टेंट को चेंज नहीं करता। हाँ, उसकी पोजीशन को चेंज कर देता है, उसको अर्लियर ले आता है, उसको जल्दी ले आता है। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, जल्दी प्रोडक्ट्स बन गई, प्रोडक्ट जल्दी कन्वर्ट बैक होगी रिएक्टेंट्स में, हमारे पास इक्विलिब्रियम आ गया, फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन जल्दी आ गया। तो ये भी फैक्टर याद रखना है। बोथ साइड्स रिएक्शन स्पीड अप। ऑफ कोर्स जब हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन का एक बैरियर है वो कम हो जाएगा, तो जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं उतनी प्रोडक्ट कन्वर्टिंग बैक इनटू द रिएक्टेंट्स जल्दी हो जाएंगी, तभी तो इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स कैटालिसिस से एसोसिएटेड हैं जो आपने याद करने हैं। कैटालिसिस क्या? हर वो केमिकल रिएक्शन जो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हो, दैट इज कैटालिसिस। ये दो तरह का है, होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस। होमो मीन्स सेम। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स और कैटालिस्ट इन तीनों की फिजिकल स्टेट सेम हो, सेम फेज में हो, तीनों लिक्विड हैं या तीनों सॉलिड हैं। कौन? रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटालिस्ट, ये तीनों गैसेस हैं। They are called, that kind of reaction is called as homogeneous catalysis। और वेरी सिंपल, इसका वाइस वर्सा कर लें, अगर रिएक्टेंट में से कोई एक या प्रोडक्ट एक या कैटालिस्ट एक, इनमें से कोई भी एक हेट्रोजेनियस फॉर्म में आ जाए यानी डिफरेंट फेज में आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड एज द हेट्रोजेनियस कैटालिसिस। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब हैबर बोश प्रोसेस है, अमोनिया सिंथेसिस है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल रहे हैं, एमसीक्यू आपसे शेयर कर रहा हूं। तो हमारे पास आयरन ऑक्साइड सॉलिड है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड सॉलिड है, रिएक्टेंट गैसेस हैं, प्रोडक्ट गैस है, कैटालिस्ट सॉलिड है, हेट्रोजेनियस कैटालिसिस है। अगर मैं एस्टेरिफिकेशन की बात करता हूं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर की बात करता हूं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में हमारे पास वाटर, एस्टर लिक्विड फॉर्म में है, एसिड कैटालिस्ट भी लिक्विड फॉर्म में है, प्रोडक्ट भी लिक्विड फॉर्म में है, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द होमोजेनियस कैटालिसिस। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेनन, वेरी सिंपल फिनोमेनन and very good phenomenon about the interest test. You must memorize that. What is heterogeneous catalysis, what is homogeneous catalysis। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे मजीद चीज को सीखने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, जब हम कैटालिस्ट की बात करते हैं तो कॉमन यही ज़हन में आता है कि भाई कैटालिस्ट स्पीड्स अप द रिएक्शन, बस नहीं, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी हैं। ये मैंने नाम लिखे हैं, इनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपकी बुक में भी है। एक्टिवेटर और प्रमोटर। प्लैटियम चारकोल में प्लैटियम क्लोराइड होता है, हमारे पास क्यूप्रस क्लोराइड होता है, हमने रिएक्शन यूज किया हुआ सिंथेसिस करते हैं। अब इनमें से एक कैटलिस्ट है, हमें प्लैटियम क्लोराइड कैटलिस्ट है, क्यूप्रस क्लोराइड प्रमोटर है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोटर? कैटलिस्ट मौजूद है, रिएक्शन स्पीड अप होना चाहिए,
लेकिन रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं कर रहे, स्पीड अप नहीं हो रहा, कैटलिस्ट मौजूद है, कैटलिस्ट ने रिएक्शन को स्पीड अप करना है, लेकिन कैटलिस्ट आल्सो डिपेंडिंग ऑन सम फैक्टर कि अगर वो होगा तो कैटलिस्ट अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी का आगाज करेगा, यानी कैटालिस्ट का कैटालिस्ट, उसको हम एक्टिवेटर कहते हैं या प्रमोटर कहते हैं। समझ आ गई? कैटालिस्ट को भी एक्टिवेट करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है प्रमोटर। नेगेटिव कैटालिस्ट, बाज रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको स्लो डाउन करने के लिए यूज करते हैं कोई चीज, वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को बढ़ा देते हैं, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कन्वर्जन को कम कर देते हैं, वो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो कर देते हैं। दे आर बीइंग एडेड, उनका रिएक्शन में एज ए पार्टनर कोई रोल नहीं होता क्योंकि कैटालिस्ट यूज नहीं होता। अब बास फैक्टर हैं जो खुद यूज नहीं हो रहे लेकिन रिएक्शन को स्लो डाउन कर रहे हैं, तो दे आर कॉल्ड एज नेगेटिव कैटालिस्ट और इनहिबिटर्स और पॉइजन। इनहिबिटर्स, पॉइजन और नेगेटिव कैटालिस्ट, ये भी एक फिनोमेनन है जो आपको पता होना चाहिए। ऑटो कैटालिस्ट के हवाले से मैंने लेक्चर में पहले भी बात की है। अगर हमारे पास एक रिएक्शन हो कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हो, जैसे मैंने कहा था हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, एसिड की प्रेजेंस में होता है, एसिड कैटालिस्ट है, इनकी प्रोडक्ट में भी एसिड बनता है। अब प्रोडक्ट में भी एसिड बनता है मतलब प्रोडक्ट में भी कैटालिस्ट बन रहा है, वो जो प्रोडक्ट है दैट इज आल्सो फंक्शनिंग एज अ कैटालिस्ट, तो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज द ऑटो कैटालिसिस, और उसमें जो फैक्टर यूज हुआ है दैट इज कॉल्ड एज ऑटो कैटालिस्ट। एंजाइम्स और बायोलॉजिकल कैटालिस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास जो नेचुरली पाए जाते हैं दे आर एंजाइम्स। अब एंजाइम्स ना सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, लेकिन अगर उनको हम ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड करें लैब में, इन विट्रो, तो भी ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप देखते हैं हमारे पास एंजाइम कैटालिसिस की बात करते हैं, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ये इसकी केमिस्ट्री एक्सप्लेन की गई है कि एंजाइम सबस्ट्रेट यानी उस रिएक्टेंट के ऊपर अटैक करते हैं, उसके साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर कन्वर्ट कर देते हैं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में, लेकिन एंजाइम बिल्कुल कैटालिस्ट की तरह रिकवर हो जाता है। यू नो, catalysts do not used in the chemical reaction, they are being recovered in the end of a chemical reaction so as to enzymes। ठीक है, तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। अब मैंने कुछ एमसीक्यूज दिखे हैं जो कि आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे इसमें से जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उनको भी आप देख सकते हैं। एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस इक्वेशन बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेट। आर्हेनियस इक्वेशन के मुताबिक मैंने बोला था टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हमने पढ़ा था डायरेक्ट रिलेशन में है, -1/T है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, द क्वेश्चन इज आंसर्ड। सेकंड एमसीक्यू, द कैटलिस्ट कैन स्टार्ट रिएक्शन, स्पीड्स अप रिएक्शन, चेंज रेट कांस्टेंट, ऑल। नहीं, हमने अलहदा अभी इनको पॉइंट आउट किया, हम जानते हैं कि कैटलिस्ट का सिर्फ यही काम है, इट स्पीड्स अप द रिएक्शन। हाउ? बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपके सामने प्रेजेंट किया गया इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो कि आपके जहन में आ सकती थी। तो इसका आंसर बीटा है, ये आपने याद रखना है। इन द लास्ट एमसीक्यू, एंजाइम्स आर रिलेटेड ऑप्शंस। एंजाइम से जो रिलेटेड ऑप्शंस हैं दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, ऑफ कोर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बायोलॉजिकल कैटलिस्ट प्रोटीन इन नेचर, एसेंशियली प्रोटीन इन नेचर, इसके अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो सकते हैं बट दे आर एसोसिएटेड विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिलेटेड है। बीटा ऑप्शन। लेबोरेटरी में, हाँ हम लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल एंजाइम्स को यूज करते हैं, या तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से एंजाइम हासिल करते हैं या उनको हम प्रिपेयर भी कर सकते हैं, तो होते हैं, कैन बी प्रिपेयर्ड ऑफ कोर्स। तो ये सारे की सारी ऑप्शंस रिलेटेड है एंजाइम्स के कॉन्सेप्ट से, तो ये तमाम चीज़ें याद रखिएगा। बट डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने केमिकल कैनेटिक्स और इससे एसोसिएटेड हर कॉन्सेप्ट जो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स, एंजाइम्स, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, एवरीथिंग थी उसे हमने पढ़ा, आपको एक्सप्लेन किया, जस्टिफाई किया, हमने टारगेट किया क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज की एग्जांपल से हमने कॉन्सेप्ट को वेरीफाई किया। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और इंशाल्लाह इस लेक्चर की बेस के ऊपर आपका टेस्ट बहुत अच्छा होगा और आप पढ़ेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।